लॉकडाउन के इस दौर में पूरी सरकारें अपने कामकाज में व्यस्त हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने हमारे लिए मुश्किल से वक्त निकाला है। सर, आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन एक्सटेंशन तो अब करीब-करीब पक्का दिख रहा है। देखिए, जिस प्रकार से मृत्यु की संख्या बढ़ रही है और कोरोना ग्रस्तों की भी संख्या बढ़ रही है, तो ये थोड़ा बहुत चिंता की बात है। पर ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन अलग अलग है, और इसलिए जो हॉट स्पॉट्स है उनके लिए एक विशेष प्रकार का एक्शन प्लान बना के काम करना होगा। और धीरे धीरे जहाँ इसकी ग्रेविटी कम है वहाँ का लाइफ रेगुलराइज कैसे हो सकता है, इसके लिए सोचना होगा। तो सरकार दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। एक तो पहली बात तो ऐसी कि पोर्ट हमने शुरू कर दिए हैं और उसको इसेंशियल वर्क में डाल दिया है। दूसरी ओर हमारा स्टेट जो सेंट्रल हाईवेज है, नेशनल हाईवे, ये इसके ऊपर अब काफ़ी हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट को पूरी अनुमति दी है और ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया है। कुछ इंडस्ट्री में जो हमारे गाइडलाइन है, प्रिंसिपल्स है, जैसे उदाहरण के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो इंडस्ट्री वाला है वो उनके शेल्टर और फूड की जिम्मेदारी लेता है तो उनको भी हम इनिशिएट कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे चालू करो ताकि कोरोना वायरस से भी बचे और हमारी रोजी रोटी भी मिले। तो ये बहुत कठिन काम है, पर इसके बीच में से मार्ग निकालकर धीरे धीरे रेगुलराइज करने का प्रयास हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें हम कोरोना की लड़ाई तो जीतेंगे, और उसके बाद ये जो इकोनॉमिक वॉर है इसमें भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आपने जिस और की चर्चा की भाई पहले ये करेंगे फिर लाइवलीहुड या इकोनॉमी पर ध्यान देंगे, ये नहीं हो सकता। अब रियलाइजेशन ये है कि इकोनॉमी को कम से कम जो जरूरी पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, एसेंशियल सप्लाईज वाला, जिसका संबंध हेल्थ की इमरजेंसी से है और लोगों को एसेंशियल सामानों को मिलने से है, वो सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। और उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा दारोमदार इसलिए है कि रोजगार वो लोग क्रिएट करते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी होगा कि एमएसएमई जो आपका मंत्रालय है उसको सबसे पहले तेजी से खोला जाए। क्या कहते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि मैं थोड़ा आपको सुझाऊंगा कि इसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में बाय एंड लार्ज सभी अवेलेबिलिटी की गई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि विशेष रूप से एमएसएमई को तुरंत इस परिस्थिति से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं कभी कभी मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। अभी आने वाले पूरे विश्व में ये संकट आया हुआ है, और ऐसे स्थिति में आने वाले समय में हम एक प्लान बना रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा इंपोर्ट कम हो, हमारी ग्रोथ रेट बढ़े और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े। किसी भी प्रकार से रोजगार कैसे निर्माण हो, यही हमारी प्राथमिकता है, और उसको केंद्र बिंदु मानकर हम लोग एमएसएमई को एक्सेलरेट कर रहे हैं। हमने इसमें दो बातें की है कि विशेष रूप से जो विलेज इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और रूरल में जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर प्रायोरिटी और जोर दिया है ताकि वहाँ हम रोज़गार कैसे निर्माण करें। हनी हो, फिशिंग हो, बाम्बू हो, या जो भी हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमारी क्रॉकरीज हो, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसमें रूरल और ग्रामीण क्षेत्र में हम कैसे बढ़ाएं। मैं उदाहरण के लिए पुगलिया जी आपको बताऊंगा, हमारी लेदर इंडस्ट्री जूतों की जो है वो 1,45,000 करोड़ की है, और उसमें से 85,000 करोड़ डोमेस्टिक यूज़ है और करीब 45 से 55,000 करोड़ ये हमारा जो है ये एक्सपोर्ट है। तो अब मैंने उनको ये कहा है कि ये इंडस्ट्री के आप क्लस्टर बनाने के लिए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में ज़मीन सस्ती है, और ये कॉरिडोर अब आने वाले समय में इम्पोर्टेंट बनने वाला है। हमने केवल 16,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन पर उस पर बचा है। तो इस रोड के बाजू में स्मार्ट सिटी क्यों ना बने, वहाँ जाके इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऐसे क्यों ना बनाए। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री को हमने ये कहा है कि एनएचआई के सहयोग से आप आगे आइए, हम आपको मदद करेंगे। तो नई नई योजना भी ले रहे हैं, नए नए चीज़ों को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिकल में जो बेसिक ड्रग है, रॉ मटेरियल, वो पूरा चाइना से इंपोर्ट होता था। अभी सरकार ने वो पॉलिसी कैबिनेट में मंजूर कर दी है। अभी मेडिकल डिवाइसेस में हमने विशाखापट्टनम में एक डिवाइसेस पार्क खोला है, अब 4 नए पार्क खोल रहे हैं। अभी वेंटिलेटर वहाँ तैयार होता है। अभी हमारे देश में बहुत स्टार्टअप आगे आए, महिंद्रा जैसी कंपनी आई, उन्होंने अपना वेंटिलेटर बना कहा कि आप इसको अप्रूवल दो।
तो जो इंपोर्ट हो रहा था वो देश में बनने के बारे में भी एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस है और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। इन सब इसका प्रयासों में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा ही होगा और हमारी इंडस्ट्री ये एक आध 1.5 महीने से इससे बाहर आएगी और हम बड़े प्रमाण पर उत्पादन बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और हमारे देश के ग्रोथ में बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे रोड सेक्टर में आप देखो कि इस परिस्थिति में भी हमने वो टारगेट पूरा किया है और अगले साल के लिए 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रोड बनाने की योजना हमने बनाकर हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं। तो वैसे MSME में भी हमने योजना बनाई है और हम काम करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। असेसमेंट ये है सर, आप हो सकता है थोड़ा एग्री करें तो डिसएग्री करें, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन कंपनियों को इनका जो रिसीवेबल है वो पेमेंट नहीं मिल रहा, इनका रेवेन्यू बंद हो गया है और इनको अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाहें देनी है, बैंक के पैसे चुकाने हैं। इसमें एक मुश्त बहुत आसान शर्तों पर बड़े पैमाने पर इनको क्रेडिट लाइन, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस इंटरप्शन लोन दुनिया भर के देशों ने दिया है, वो देने की जरूरत है। इसमें होता क्या है कि भारत सरकार का अप्रोच होता है देर से देना, थोड़ा थोड़ा देना, वो हालात अभी नहीं है। पुराने पैरामीटर को तोड़ करके बहुत एग्रेसिव रिलीफ पैकेज की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि MSME से लेकर जो हमारे हाउसिंग लोन है, ट्रांसपोर्ट के लोन है, सबको हमने डिफर पेमेंट करा दिया है। दूसरी बात ऐसी है कि 10% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का निर्णय कर दिया है। और तीसरी बात, एक बात आप जो पेमेंट की कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। 1-2 दिन पहले मेरी CII के सभी 350 लोगों से बातचीत हुई और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि MSME के पेमेंट जो है वो एक तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, भारत सरकार के अंडरटेकिंग और मेजर इंडस्ट्री में फंसे हुए हैं। ये अमाउंट बहुत बड़ी है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ भी करिए, इन लोगों के पेमेंट को देने की व्यवस्था करिए और उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि हम इनकी पेमेंट फटाफट निकालेंगे। तो ओवरऑल ये आज स्थिति कोई कड़ा कानून बनाने की नहीं है, दोनों बाजू से स्थितियाँ गंभीर है, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। जब तक ये लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। दूसरी ओर अभी आपको मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि मैंने अभी NHAI को कहा कि हमारे यहाँ जो आर्बिट्रेशन में चल रही है केसेस, कंसिडरेशन में चल रही है, 288 केसेस थी, करीब 35-40 केस पर निर्णय हो गया। मैंने कहा ये 240 केस मुझे 3 महीने में पूरी कर दो, इसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करो। और इसमें रिटायर्ड जजेस वगैरह है, सबको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप 5 बजे के बजाय 7 बजे तक काम करो और आप ये निर्णय करा दो ताकि ये लिक्विडिटी हम रिलीज़ करके मार्केट में आ जाए, बैंकों के पास जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी, इससे हमारे इसमें लिक्विडिटी के कारण काम होगा। तो लिक्विडिटी मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी हम धीरे धीरे अच्छे MSME को एक दिशा दे रहे हैं। हमने एक फंड्स ऑफ फंड करके 10,000 करोड़ को मंजूरी दी है और ये जो फंड है ये कैपिटल मार्केट में जाकर वो अगर इक्विटी खड़ा करना चाहते हैं, अगर कोई 50 करोड़ खड़ा करना चाहता है तो उसको 15% हम लेंगे उसकी इक्विटी, भारत सरकार 7.5 करोड़ और फिर 3-4 साल के बाद जब 10 रुपये का शेयर 40 रुपये हम बेच देंगे, फिर और दूसरे लोगों को देंगे। तो इस प्रकार से जो MSME एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अच्छा काम कर रही है, टैक्स पेयर अच्छी है, GST के रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं, जिनका बैंकों का टर्नओवर अच्छा है, जो AAA+ है, इन लोगों को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में जाने के लिए सुझा रहे हैं ताकि धीरे धीरे वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगे और उतना भार बैंकों का भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार की सिन्हा कमेटी के रिपोर्ट्स थे जो रिजर्व बैंक ने अपॉइंट की थी, उसमें काफ़ी निर्णय हमने किए हैं और आज की स्थिति के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। हम पूरी तरह MSME के सभी लोगों के साथ हैं और हम सब लोग मिलकर हम कोरोना की लड़ाई तो जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक वॉर में भी हम सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, और ये बहुत अच्छा कदम होगा कैपिटल मार्केट में जाने के लिए, थोड़ा इसको फास्ट ट्रैक करना। लेकिन अब एक आपके सरकार का एक फंड है जो है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट वाला, जो MSMEs अभी कोलेटरल पूरी तरह से देने की स्थिति में नहीं है, बैंक बिना कोलेटरल पैसा देंगे नहीं, उनको मदद करने के लिए भी आप लोग काफी कुछ कर सकते हैं। इस राय पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 1 लाख करोड़ का फंड हमारे पास ऑलरेडी हमने इंश्योर किया है। जो बैंक MSME को फाइनेंस कर रही 75% हमने गारंटी ली है, वो 25% की कोलेटरल ले
और ये कुछ अगर अड़चन है तो 75% हम भर के देंगे। हम हर साल 1500 करोड़ रुपए इसके लिए प्रीमियम भर रहे हैं। तो हमने हमारे धीरे धीरे सब फाइनेंसिंग स्कीम को ये क्रेडिट इंश्योरेंस के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा हम इसको ट्रस्ट में हम प्रीमियम भर के उसको उतनी अमाउंट सिक्योर कर रहे हैं। तो ये बड़े प्रमाण पर इसका फ़ायदा मिलेगा और बैंकों ने भी देना चाहिए। और आपको मैं अच्छी बात बताता हूँ, मैं और निर्मला जी अशोका होटल में बैंकों के चेयरमैन के साथ हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमने बैंक वाइज नहीं, ब्रांच वाइज MSME की योजनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया। और आपको बताते हुए खुशी होगी कि आज हमारे पास अगर अरुणाचल के ब्रांच में किसकी केस अटकी इसका रिकॉर्ड है और हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे ध्यान में आया कि कुछ बैंक के चेयरमैन ने मुझे कहा कि हमारा टारगेट पूरा हुआ। मैंने कहा टारगेट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टारगेट? टारगेट ये मिनिमम होता है, मैक्सिमम करो, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर 22% केसेस पेंडिंग है कागजात के कारण। मैंने कहा वो कागज़ बुलाकर हमारे इंडस्ट्रीज के सभी अधिकारियों को कहा कि आप जाओ, कोऑर्डिनेशन में काम करो, सब पेपर भरो और केसेस क्लियर करो। तीसरी बात जो होती कि बोले हमारे रीजन के बाहर है, तो मैंने बोला दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप हाईलाइट करो, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, NBFC को भी अब MSME के लिए लोन देने के लिए अनुमति दी है। और हमारी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है इंश्योरेंस की, उसमें 75% कर्जे की गारंटी हम लेंगे, तो उनके थ्रू भी ज़्यादा केसेस होगी। और इस समय हमने विलेज इंडस्ट्री पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है। पिछले साल हमारा टर्नओवर विलेज इंडस्ट्री का 75,000 करोड़ था। इस साल 1 लाख करोड़ की उम्मीद थी। हमको 2 साल में ये 5 लाख करोड़ करना है। ये 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल, रूरल, एग्रीकल्चर में हम ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं ताकि वहाँ परचेसिंग पावर पैदा हो। उसके कारण इकोनॉमी में गतिशीलता आएगी और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे और इससे इकोनॉमी को, ग्रोथ इंजन को फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, पर कैपिटा इनकम GDP बढ़ेगा और इसमें MSME का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे मैं डिसएग्री करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का सोच इस लाइन पे है कि ये एक कोई साधारण इकोनॉमिक डिसरप्शन है, थोड़ा सा रफ्तार में झटका लगेगा और यहाँ से हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। जो दुनिया के अमीर देश हैं वो अपनी GDP का 10%, 20%, 25% तक का पैकेज ला रहे हैं, इमीडिएट एक्शन के साथ ला रहे हैं। वो सेक्टर्स का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सबकी गारंटी दे रहे हैं, हम हैं कोलैटरल के गारंटर, आप अभी बिजनेस को, लोन को चालू रखिए, जिसके हाथ में पैसा नहीं है उसको फ्री कैश भी दे दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध यह है सर कि रीथिंकिंग की जरूरत यह है कि इकोनॉमी रिसेशन नहीं है, ये शट डाउन है। चूंकि शट डाउन है, आज और अभी कम से कम 10-20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमको नोट छापने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें देर जो है वो हमको और पीछे धकेल देगा। देखो, आपकी बातें तो बहुत अच्छी है, पर सब मेरे अंडर में नहीं आती है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री के लेवल इसका निर्णय होगा। आपकी भावना को मैं उचित जगह पर जरूर पहुंचाऊंगा। सर, आपका जवाब सुन के तो वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप इसके डिटेल में ज्यादा जाना नहीं चाहते होंगे। एनीवे, एक चीज और, ग्रास रूट जो रियलिटी है, ट्रक ड्राइवर को जब लॉकडाउन हुआ, बिना समय दिए होने के कारण ट्रक ड्राइवर जहां थे वहीं ट्रक छोड़ के चले गए। अब मजदूर गांव चले गए हैं। आपका इंतजार होगा कि वो वापस आ जाएं, तो लॉकडाउन खत्म होगा तो MSME में काम चालू होगा। मेरी जानकारी ये है, औद्योगिक केंद्रों से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सारे वर्कर अपने अपने गांवों की तरफ भागेंगे। तो जो जरूरी गुड्स का सप्लाई चेन और प्रोडक्शन चालू करना है, वो इतना बड़ा चैलेंज है। मैं आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा कि आप लोगों को रोकेंगे कैसे, गए हुए लोगों को लाएंगे कैसे। सप्लाई चेन के ब्रेकेज के मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूं तो एसेंशियल, इसका मतलब ये है कि अगर मैं खांसी की कोई दवा बनाता हूं तो मुझे उसमें कागज भी चाहिए, गोंद भी चाहिए, शीशी भी चाहिए, उसका कैप भी चाहिए, पैकेजिंग भी चाहिए। और इतनी ज्यादा होमवर्क के तौर पर ग्रास रूट लेवल पर ये डिसरप्शन को जोड़ने का काम होता हुआ इस वक्त नहीं दिख रहा है। कैसे करेंगे अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो? देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी को हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट की है कि हम इंडस्ट्री को, वैसे रोड सेक्टर में भी पूरी तरह से हमने पोर्ट चालू कर दिए और रोड का ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है। अब ट्रक वाले भी आ रहे काम पे धीरे धीरे, वो भी काम पे लग रहे हैं।
पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्री चालू करने में हमने कुछ अड़चने हैं। हमने ये कहा है कि जो इंडस्ट्री वाला जिम्मेदारी लेता है 3 बातें करें। एक, वो मास्क लगाने के लिए मैंडेटरी करे सब लेबर्स को। दूसरी बात, लगातार वो सैनिटाइज़र से हाथ धोने की व्यवस्था करें। तीसरी बात, वो विशेष रूप से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और इसके साथ साथ उनके शेल्टर और फूड की व्यवस्था करें। और ये करने के लिए उनको जहाँ से लेबर लाने हैं उसकी जिला कलेक्टर के पास अप्लाई करें, वो अनुमति लेकर वो लेबर को फिर से लाए और पूरी जिम्मेदारी लेकर फिर अपने यूनिट को चलाएं। हम इसका समय समय पर चेकिंग करेंगे और जो लोग इसका पालन करेंगे उनको अनुमति दी जाए और प्रोडक्शन को रेगुलराइज किया जाए। अभी 20 लाख लेबर कम से कम आज शेल्टर में है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इतने बड़े प्रमाण पर हम कितने दिन उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, इसकी भी मर्यादा है। और इसलिए इस छोटे छोटे इंडस्ट्री को चालू करना पर विद द गाइड प्रिंसिपल जो है, गाइडलाइंस है, उसका पालन करते हुए इसको चालू करना, यही हमारा प्रयास है और यही रिकमेंडेशन हमने दिया है। और इसमें हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे मुंबई है, पूना है, ये हॉटस्पॉट है। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे भी स्पॉट है जहाँ एक ही ज़िले में एक ही कोरोना का पेशेंट निकला है। तो हम ऐसे जगह पर, कुछ जगह पर उसको फेज़ वाइज, ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसको हम चालू करें। इस प्रकार का हमने ऑलरेडी किया। हमारे रोड सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, कॉन्ट्रैक्टर को हमने मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है और उनको कहा है कि आप आओ, लेबर को लाओ, काम शुरू करो, क्योंकि अब बड़े बड़े प्रमाण पर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन चाहिए। वो भी हम अनुमति के लिए उनसे चीफ सेक्रेटरी और वहाँ से बात कर रहे हैं। और वहाँ भी काम करते समय ये जो कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं उसका पूरा तरह फ़ायदा लेकर वो काम करे, यही हमने उनको कहा है। और लगातार ये काम शुरू करने का हम रेगुलराइज हो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सर, चूंकि आपने कहा है सभी सेक्टर्स पर नजर है, एक चीज समझना चाहिए, अगर रूटीन तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। अब चूंकि इकोनॉमी रुक गई है, बहुत सारे मंत्रालयों के बजट लोकेशन के फंड यूज नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में क्या ये सही होगा? बहुत सारे पैसे ऐसे पड़े हुए हैं पर खर्च करना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ पर, उसके बाद लाइवलीहुड पर, और जो लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए एमएसएमई का बड़ा रोल है, उन चीजों पर, एग्रीकल्चर पर, इन पर खर्च करना चाहिए। क्या मैं अगर कहूं कि सरकार का आधा खर्च भी करने की कोई ना जरूरत है न वैसी परिस्थिति है, तो क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है कि टोटल काट? देखो, आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी दिशा में ही सरकार विचार कर रही है। और इसके बारे में क्या होता है, सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, पर लगभग जो सोच है, जो स्पिरिट है, वो इसी भाव में है। और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इसी स्पिरिट में काम करके हम लोग उस दिशा में आगे जाएं, ताकि रोज़गार रिस्टोर करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें और उसके साथ ग्रोथ को बढ़ाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसी सोच के साथ ये जो आप जितनी अपेक्षाएं व्यक्त की, उसमें एक प्लान बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सब डिपार्टमेंट को भविष्य का प्लान बनाने के लिए कहा है। हम लोग सब तैयारी पर काम कर रहे हैं और हम एक्सीलरेट करेंगे। जैसे रोड सेक्टर में मैंने कहा है कि अब हम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रोड का काम अवार्ड करेंगे। तो हमने अगर 10,000 15,000 किलोमीटर का अवार्ड किया तो 30,000 40,000 किलोमीटर का करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम इसके पीछे लगे हैं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। एक चीज और समझना चाहूंगा आप लोगों के जो भी कलेक्टिव रिव्यू और डिस्कशन सारे हो रहे हैं उसको देखते हुए, कि इन्फेक्शन कर्व के बारे में, और आपने खास करके भी हॉटस्पॉट्स की बात कही, उनके बारे में इस वक्त सरकार का एक अनुमान क्या बन रहा है, क्या नजर आ रहा है आगे जाते हुए? क्योंकि सारी स्ट्रेटजी इकोनॉमी को दोबारा खोलने की इस पर डिपेंड करेगी कि आपको डिस्ट्रप्शन के लिए अभी भी जब आप खोल देंगे लॉकडाउन को फेज वाइज भी, तो हर जगह हॉटस्पॉट है, तो वो एक रोड बैरियर की तरह से काम कर रहे होंगे। तो उसके बारे में क्या अनुमान है कि हमारा इन्फेक्शन कर्व ओके है, चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है? नहीं, अभी तो हॉटस्पॉट में तो बेहद चिंताजनक है। इसका कारण ऐसा है, मुंबई, पूना जैसे, दिल्ली जैसे जगह पर हमने कहने के बाद भी आपको मालूम है कि लोगों ने किस प्रकार से, एक प्रकार से मिसबिहेव किया। कार्यक्रम मत करो कहने के बाद में निज़ामुद्दीन में क्या हुआ, और ये सब के परिणाम बहुत गलत हुए हैं। लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों का लोक शिक्षण, एजुकेशन ऑफ मासेस,
इसके बारे में करना ये अति आवश्यक है। मीडिया भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात ज़रूर है कि एक तरफ ये जब तक हम लोग कोरोना वायरस से मृत्यु की संख्या कम नहीं होती और वायरस में अफेक्टेड लोगों का नंबर कम नहीं होता, तब तक हमको कोई भी निर्णय करते समय 10 बार सोचना होगा। ये दोनों बातें भी है और दोनों बातों का इक्विलिब्रियम बनाकर बीच में से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मार्ग निकालना, यही सरकार का प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति 8-10 दिन में कंट्रोल होगी। सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनता का इसमें सहयोग चाहिए। अगर जनता सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेगी, अगर अपने हाथ बार बार नहीं धोएगी, घर के बाहर फजूल निकलते रहेंगे लोग, तो मुश्किलें बढ़ेगी। अब लोगों ने इसके संकट के ग्रेविटी को समझा है और समझकर जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए सभी भारतीयों ने इसका सहयोग करना चाहिए। आज भी मुझे दुख हुआ, कुछ जगह पर मेडिकल पथक गए तो हमारे यहाँ नागपुर में, तो उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। तो ये इस प्रकार की बातें समाज में जो हो रही, उसके लिए समाज के प्रमुख है, चाहे वहाँ के धार्मिक गुरु है, सब ने आगे आकर इन सब समाज का प्रबोधन करना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को सच्चाई को समझाना चाहिए, इसकी ग्रेविटी को समझाना चाहिए और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और सब लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, मीडिया का सहयोग नहीं मिलेगा, सभी प्रकार से फिर सरकार का सब मिलकर जब एक दिशा में काम करेंगे तो ही हम लोग इसको रोकने में कामयाब होंगे। कोरोना वॉर की लड़ाई को हमको जीतना है और उसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। और ये लड़ाई जीतने के बाद जो इकोनॉमिक वॉर होगी उसके लिए भी हमको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे और उसमें भी हम जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, चूंकि को ब्लेम कर दिया है और मैं भी उनमें से एक हूं, तो फिर मुझे इसका पब्लिक की तरफ से काउंटर आपको देना चाहिए। लॉकडाउन के लिए समय नहीं दिया गया, ये एंटिसिपेट नहीं किया गया कि मजदूर हैं तो 3 हफ्ते का सुन करके तो उनके पास तनख्वाह नहीं होगी, वो शहर छोड़ करके जाएंगे, उनको रोकने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया। और जाना चाहते थे तो बसेस अवेलेबल नहीं कराई गई, उनके लिए शेल्टर नहीं बनाए गए। जो देश 4 हफ्ते में शानदार चुनाव करा लेता है, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसका शासन तंत्र क्या इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता था और इन कुछ लाख लोगों का इंतजाम नहीं कर सकता? पब्लिक एजुकेशन की बात में मुझे ये कहना है कि आप लोगों की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़ी क्रेडिबिलिटी है, सब तक वो बात पहुंचती है। लेकिन आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हर बात को कहने में देर हुई है और जिन बातों का लोक जागरण पूरे मीडिया का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर था, वो साधारण मैसेज की तरह से गए हैं जहां रिंगटोन सुनने का मन नहीं होता, जिसमें सारी एडवाइस साथ में आ गई है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सरकार से भी रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अमेरिका जैसे देश में आज क्या स्थिति पैदा हुई देखो, ये फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में और यूके में क्या हुई देखो। उस तुलना में हमारे यहाँ हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसको रोक लगाई, इसका कारण हमने निर्णय किए। एक बात ज़रूर है कि ये माइग्रेशन इतने बड़े प्रमाण पर एकदम होगा अचानक, ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। फिर भी अब उसके साथ उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने के निर्णय किए गए हैं। मुझे लगता है ये ऐसी स्थिति है कि इसमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भविष्य में क्या आएंगे, इसको 100% प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन है। फिर भी जैसे भी प्रॉब्लम्स आ रहे उसको वॉर फुटिंग पर निर्णय करके प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग सेक्रेटरीज की कमेटी अपॉइंट की है, रिव्यू चल रहा है, हमारे एयरपोर्ट हमने बंद किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद किए हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इसलिए कहीं इसमें अड़चनें और समस्या भी है, पर विश्व की अन्य देशों की तुलना में भारत इसमें कामयाब हुआ है और हमारी सरकार ने काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में काफ़ी देश को बचाया है। ऐसा मैं कहूँगा तो अनुचित नहीं होगा, यही मेरा मत है। एक सवाल, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब ये एजम्पशन लिया जाए कि अभी लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ रहा है, मई महीने में जाकर के जो शुरुआत होगी लॉकडाउन को हटने की वो भी आंशिक होगी, पार्शियल होगी, फुल एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन मई महीने में भी देश के काफी हिस्सों में नहीं हो पाएगा, जिसमें मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश के इलाके और भी राज्यों के कई इलाके, करीब करीब 200 जिले शामिल हैं। देखिए संजय जी, इसके बारे में आज मुख्यमंत्री, सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कमेटियाँ अपॉइंट की है, उसका भी रिपोर्ट आया है। अंतिम निर्णय वही जाहिर करेंगे
उसके बारे में मैं कुछ जाहिर भी नहीं कर सकता, पर मेरे एमएसएमई विभाग की ओर से और राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से हमें जो सुझाव लगता था वो हमने उनको रिकमेंड किया है। और उसके साथ साथ देश में मैं जो जिम्मेदारी उन्होंने हमको दी, वो देश का फीडबैक, यहाँ का फीडबैक लेकर भी अपनी बातें हमने उनके पास पहुँचाई है। परिस्थिति का पूरा अध्ययन करने के बाद, प्रधानमंत्री सबकी बात सुनने के बाद इसके बारे में उचित निर्णय करेंगे और वही निर्णय कर पाएंगे, उसके बारे में कह पाएंगे। मेरा कहना उचित नहीं होगा। सर, क्विंट से, हिंदी क्विंट और इंग्लिश क्विंट से बातचीत के लिए आप व्यवस्था में समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आप अपने सारे कामकाज के बीच में स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।